डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर है, और वो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि ऑलरेडी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं, छोटे छोटे लेवल पे डाइपोल्स होंगे। डाइपोल होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होंगे, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये सारा ऑलरेडी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं। और ये रैंडमली अरेंज होते हैं सो दैट कि इस पूरे बल्क का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मिसिंग है, नॉन पोलर में डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मिसिंग है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साथ कोइंसाइड करते हैं, ऐसे ऐसे है। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट दोनों का रीजन अलग है। मॉलिक्यूलर डाइपोल है बट वो रिजल्टेंट ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है कि ये वेक्टर का रिजल्टेंट ही जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे डाइपोल ही नहीं है। अब इन दोनों को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया पोलर को, तो पोलर को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क होगा, टॉर्क ऐड टॉर्क करेगा लगेगा। और वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो क्या जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे सारे डाइपोल रोटेट कर जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे स्लोली हाँ अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो पहले मान लो 100 है तो 100 में से 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 90 तक करते करते फाइनली जो है ये ओरिएंटेशन सबका सैचुरेट हो जाएगा, तो ये सब अरेंज हो जाएंगे। अब किस डायरेक्शन में होंगे, तो ये फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा, ये अपोजिट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। तो अगर ये सारे डाइपोल के यहाँ पे नेगेटिव एंड्स रहेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्जेस सेपरेट हो गए। अगर यहाँ पे हम वो नेगेटिव एंड्स को डिनोट करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों? क्योंकि अगर मान लो कैपेसिटर के अंदर हम इसको डालते हैं, तो अगर कोई ऐसा पूछ दे कि यहाँ पे तो फील्ड ऐसे है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट था और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट था, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया, क्या ये दोनों तो कांटेक्ट में रहेंगे ही हमेशा, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे? न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसका एक यहाँ से ये बंधा हुआ है ऐसे, पट्टा टाइप से है, कुत्ते का पट्टा ये इधर है, यहाँ से बस वो नेगेटिव चार्ज का एक ही एंड है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। और ये इसके प्लेट में कांटेक्ट में तो रहेगा बट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा इसको, तो ये बाउंड चार्ज आ गया। बाउंड चार्ज इधर सेपरेट हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे देखोगे इस बाउंड चार्ज की वजह से क्या होगा, इस बाउंड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर आएगी, ये बाउंड चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर आएगी, ये होगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज। और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वैक्यूम वाला। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कितना, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा E net which is equal to E naught by K is equal to E naught minus electric field due to bound charge। समझ पाइए कि फील्ड अप्लाई किया, यस सर। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक थे वो ओरिएंट हुए, ओरिएंटेशन होने की वजह से चार्जेस एक साइड में एक्युमुलेट हुए, इधर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और इसके वजह से इस तरह के पोलराइजेशन की वजह से देखो एक बाउंड चार्ज की वजह से फील्ड डेवलप हुई जो कि एक्सटर्नल का अपोज कर रही है, और फील्ड यहाँ पे डिक्रीज कर गया। चलो तो ऐसा हुआ। अब नॉन पोलर को अगर देखते हैं, नॉन पोलर का कोई एक मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिफॉर्म होते हैं, और डिफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव पोल और यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाता है, मतलब यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन होता है।
अगर यहां हम फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, बट क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच होता जाता है। ये पहले ऐसे था तो अब ऐसे होता जाएगा, प्लस और माइनस। तो चार्जेस के बीच की सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट जो कि Q इंटू डी होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इंक्रीज। डी बढ़ने की वजह से डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा था, क्यों? यहाँ पे ओरिएंटेशन बढ़ रहा था सबका। पहले 100 10 दिए, 20 दिए, 30 दिए, तो यहाँ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, बट रिजल्टेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका ओरिएंटेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, क्रिएट हुआ है, क्रिएशन हुआ है, और इस क्रिएशन की वजह से, और वो क्रिएशन फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, तो ऐसे ऐसे डाइपोल्स इसमें भी बन जाएंगे। मतलब एंड रिजल्ट दोनों में सेम, एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बट दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है। यहाँ पे माइनस बाउंड चार्ज, यहाँ पे प्लस बाउंड चार्ज, अल्टीमेटली सीन दोनों में सेम ही बनेगा। बट अब ये फील्ड अप्लाई करने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कौन सा पोलर था कौन सा नॉन पोलर था, लेकिन उससे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फाइनल बिहेवियर सब में सेम है। तो ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के ऊपर फोर्स बढ़ने लगेगा, ये QE और नेगेटिव वाले पे QE, ये बढ़ने लगेगा। तो जब इसके स्ट्रेंथ से ये फोर्स इंक्रीज कर जाएगा तो उस मोमेंट पे हम क्या बोलेंगे, ये ब्रेक कर जाएगा। टूट जाएगा। जैसे ये यस सर। ब्रेक होगा, इस ब्रेक होने की वजह से अब ये चार्जेस जो कि बाउंड चार्ज था वो क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज हो जाएगा, फ्री हो फ्री हो जाएगा, फ्री चार्ज। ठीक है ना? तो जैसे यहाँ पे ये फ्री चार्ज हो जाएगा तो ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा। तो अब ये जो इंसुलेटर था, जो डाइलेक्ट्रिक था, वो इंसुलेटर होता है, वो इंसुलेटर अभी कंडक्टिंग बन जाएगा, उसमें चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। तो इससे जो है इस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया और उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which requires to break the dielectric into its constituent ions is called dielectric strength. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डाइलेक्ट्रिक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। आयंस में ये ब्रेक कर जाएगा, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन टर्मिनोलॉजी है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डाइलेक्ट्रिक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन चार्ज। कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है, ब्रेकडाउन चार्ज क्यों। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन फील्ड भी यूज हो सकता है। जनरली जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यूज होता है, या ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन चार्ज। तो अगर इनको हमें रिलेट करना हो किसी भी कैपेसिटर के लिए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू, अभी नितिन, क्यू क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो ये हमारे, हाँ बताओ नितिन, बोलो। सर सर अगर मतलब जब चार्ज ब्रेक हो जाएगा ना सर, हाँ, तो उसके बाद चार्ज उसमें से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। चार्ज फ्लो कर जाएंगे, हाँ, चार्ज सर फ्लो। तो फिर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्या? कंडक्टर की तरह से बिहेव नहीं करेगा, वो फ्लो बाहर का चार्ज थोड़ी है। यहाँ पे जैसे मान लो कि 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए थे तो वही 100 ही चार्ज तो क्रिएट हुए ना, ऐसे थोड़ी कि बाहर से इसमें चार्ज आ रहा है और इसमें जा रहा है। वो चार्जेस का फ्लो ऐसा नहीं कि मतलब ये कंडक्टिंग तो हो गया बट टेम्पररी कंडक्टिंग हुआ, अब डैमेज ही हो जाएगा वो, ऐसे हाँ, देखेंगे मतलब तो। उसके बाद हाँ, जब कैपेसिटर का ज़्यादा यूज हो जाएगा वो मतलब खराब हो हाँ, जाएगा। हाँ, वो खराब ही हो जाएगा, एक तरह से डैमेज हो जाएगा वो, डैमेज हो जाएगा, वो ब्रेक हो चुका है, वहां पे आयंस आ गए हैं। तो कभी अगर कनेक्ट करेंगे तो मे बी कुछ बचे हुए रहेंगे तो वो फ्लो हो हाँ जाएंगे, शॉर्ट उस सर्किट हो उसके जाएगा। कितने। यस सर, हाँ समझ। यस। ठीक है,
तो ऐसा हाँ नहीं कि मतलब सर इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाया, टेम्पररी कंडक्ट कर पाया। ऐसा नहीं कि मतलब अब प्लास्टिक से जो है हम आयरन बना देंगे, कंडक्टिंग हो गया वो, ऐसा नहीं है। ये टेम्पररी ब्रेक हुआ और इसमें चार्जेस फ्लो हो गए, और फ्लो होने के बाद मतलब टेम्पररी कंडक्टिंग है, मोमेंटरली। अब वो डैमेज हो गया वो, अब उसको जो है मॉलिक्यूल्स उसमें है ही नहीं, फील्ड वो झेल नहीं पाएगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड की तरह से। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था, बताओ। यस समझ सर गया। जो ब्रेकडाउन होगा दोनों केस में होगा, पोलर में भी नॉन पोलर में भी? हाँ, ब्रेकडाउन दोनों में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद ब्रेकडाउन दोनों का होता है। दोनों तो सेम हो गए ना। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले नॉन पोलर हाँ, में पी नेट जीरो कैसे हुआ था? नॉन पोलर में ई नेट जीरो। जो पहले ये हाँ, ये यस ये सर, नॉन यहाँ पोलर पे, में, हाँ। यहाँ नॉन नॉन पोलर, पोलर। यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे डाइपोल ही नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट सारे मॉलिक्यूल का जीरो है, तो वैसे ही जीरो रहेगा। ओह यस सर, यहाँ तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर डाइपोल ही नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर डाइपोल है बट उनका वेक्टर सम जीरो है। ठीक है। वेक्टर सम जीरो। तो ये सिचुएशन है, ई नॉट यस इक्वल टू सर, जीरो। तो यस सर। ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए होंगे। और एक पॉइंट ये भी है, ई नॉट बाई के जो कि रिजल्टेंट फील्ड हम बोलते हैं, वो किसका किसका रिजल्टेंट है, ई नॉट माइनस ई बी, जो बाउंड चार्ज की वजह से है। एक रिलेशन ये यूज होता है। तो हमने देख लिया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन चार्ज। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ कि किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ दो कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर हैं, और ये जो है मान लिया कि ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर, इसका जो कैपेसिटेंस C है वो 2 माइक्रोफैरड है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 वोल्ट, इसको हम ले लेते हैं 5 है, और 5 माइक्रोफैरड है कैपेसिटेंस, और इसका मान लेते हैं कि 50 है, 50 वोल्ट। अब ये दो कैपेसिटर्स को हमें बताना है कि व्हाट इज द max minimum voltage, safe voltage that can be applied across the combination. Safe voltage that can be applied across the combination. Case A, when these two are connected in series. Case B, when these two are connected in parallel. कि अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितना सेफ वोल्टेज, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज जो कि इसके क्रॉस अप्लाई हो सकता है। सेफ वोल्टेज तो देखो, पैरेलल से स्टार्ट करो, पैरेलल में पहले 50। पैरेलल से स्टार्ट करो। हाँ, हमें क्या, सेफ मतलब जो दोनों झेल सकते हैं, सेफ का मतलब जो दोनों की औकात में हो। तो ये जो है ये 50 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये भी झेल जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम है 100 वोल्ट और इसकी मैक्सिमम है 50 वोल्ट। लेकिन 100 अप्लाई करेंगे तो ये नहीं झेल पाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो सेफ ऑपरेशन के लिए अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम क्या देख लेंगे, मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज देख लेंगे, सेलेक्ट, ऐसे लिख लेंगे, सेलेक्ट मिनिमम वी। ठीक है, मिनिमम वोल्टेज हमें लेना है, तो वो मिनिमम वोल्टेज हम कितना ले सकते हैं, मिनिमम वोल्टेज ले सकते हैं 50 वोल्ट। तो इसका 100 है, 50 है, तो मिनिमम वाला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50 वोल्ट। ये 2 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड। चार्ज वार्ज उससे निकाल लेंगे। अब ये कितना चार्ज एक्वायर करेगा, तो 50 अप्लाई किया, 5 + 2 7, 7 × 5 350, 350 माइक्रो वोल्ट आ गया चार्ज, एनर्जी आ जाएगी। सीरीज में क्या होगा, देखो सीरीज और पैरेलल में हम ये फोकस करेंगे कौन सी क्वांटिटी दोनों पे सेम होगी, तभी तो कंपेयर करेंगे दोनों के ऊपर कौन सी क्वांटिटी सेम होगी। सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो हम क्या करेंगे कि ब्रेकडाउन चार्ज फाइंड कर लेंगे, कितना चार्ज झेल सकते हैं। तो ये जो चार्ज झेल सकता है वो 200 माइक्रोकुलम, 200 माइक्रोफैराड। ये 200 माइक्रोकुलम झेल यस सकता है, सर, और ये 250 250 माइक्रोकुलम। ब्रेकडाउन चार्ज फाइंड कर लिया। सीरीज में कभी भी कनेक्टेड होंगे तो चार्ज हमेशा सेम ही होगा। अगर 250 देंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, 200 देंगे तो ये भी झेल ब्रेक हो जाएगा जाएगा और ये सर। भी झेल जाएगा। मतलब इफेक्टिवली कितना चार्ज दोनों के ऊपर आना चाहिए,
200 माइक्रोकूलम 200 और यहाँ 100 पे माइक्रोकूलम 200 माइक्रोकूलम। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो V1 जो सेफ ऑपरेशन के लिए वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C, 200 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 40। तो व्हाट इज द 40 सेफ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड, 140 वोल्ट। 140 140 वोल्ट। तो हमने क्या अप्रोच यूज किया, जो क्वांटिटी सेम रहेगी उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता था तो वोल्टेज से हम डायरेक्ट देख के बता लेते थे। यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा तो पहले हम ब्रेकडाउन चार्ज फाइंड करेंगे, उससे जो है मिनिमम चार्ज दोनों पे अलॉट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। ये बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन चार्ज। अब यहाँ से पूछेगा व्हाट इज द ब्रेकडाउन फील्ड। तो सेपरेशन अगर दिया हुआ है, गैप दिया हुआ है, तो हम V/D कर सकते हैं, यहाँ से फील्ड भी आ जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो ये था हमारा ब्रेकडाउन चार्ज। अब नेक्स्ट मान लो हमें बाउंड चार्ज भी अगर फाइंड करना है, बाउंड चार्ज। तो फाइंड द बाउंड चार्ज, ये क्वेश्चन शायद नहीं होगा उसमें नोट्स में। कैसे बाउंड चार्ज फाइंड करना है, तो बाउंड चार्ज के लिए जो बेसिक अप्रोच है, ऐसे देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है E0/K। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पोलराइज होके इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा और इक्वल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ये चार्जेस फ्री नहीं है, इसको हम बोलेंगे क्यू बाउंड चार्ज। यहाँ भी है क्यू बाउंड चार्ज। ये बाउंड चार्जेस एक देंगे फील्ड, जो कि एग्जिस्टिंग फील्ड का करेगा अपोज, एग्जिस्टिंग फील्ड का। रोहित अभी ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ सर, ले लिया सर, ले अभी लिया? अभी ले लिया सर। ठीक है, ठीक हाँ है। सर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये वैक्यूम का फील्ड है और ये है E, ये दोनों कर रहे हैं अपोज। रिजल्टेंट फील्ड हमें पता है, रिजल्टेंट फील्ड किसका किसका रिजल्टेंट है, E0 का, और जो इंडक्शन की वजह से है वो है E बाउंड का सर। बाउंड। तो नेट फील्ड E0/K इज इक्वल टू E बाउंड माइनस E0। अब अगर ये मेटल होता तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता, तो अंदर फील्ड 0 होता। तो वहीं से क्या था, अगर अंडर फील्ड 0 होता तो EB इज इक्वल टू E0 होता, मतलब जितना चार्ज यहाँ पे होता उतना ही यहाँ भी इंड्यूस हो जाता। सेम, मतलब प्लस Q के सामने मेटल है तो माइनस Q इंड्यूस होगा, एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो K इनफाइनाइट है, ये पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू EB, तो वहां से QB देखो, QB अभी फाइंड करते हैं सर E बाउंड, देखो। सर E बाउंड E0 से ज्यादा होगा सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट E0 माइनस E बाउंड है। हाँ, E0 माइनस E बाउंड इसी डायरेक्शन में होगा, ओवरकम नहीं कर पाएगा। इंडक्शन उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा, कि मतलब कोई जो, ठीक है सर। हाँ, तो ये E0 माइनस EB, तो यहाँ से E0/K माइनस, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, EB इज इक्वल टू E0 माइनस E0/K। E0 कॉमन ले लेंगे, EB इज इक्वल टू E0 1 माइनस 1/K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा क्या है, Q/A है, तो यहाँ पे हम वही पुट कर देंगे, QB/A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q0/A एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/K। यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, किसी को ऐसा डाउट कि सर यहाँ पे एप्सिलॉन होगा या नहीं? यहाँ पे नहीं होगा। वैक्यूम में Q के वजह से जो फील्ड हम लिख रहे हैं, Q0 की वजह से जो फील्ड होता, और बाउंड चार्ज अगर होता तो उसके वजह से फील्ड लिखते। ये K वाला इफेक्ट तो हमने यहाँ पे ले ही लिया है, डाइलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट। तो जो बाउंड चार्ज होगा QB इज इक्वल टू Q0 1 माइनस 1/K। तो अब इसी में बोल रहा हूँ कि अगर ये मेटल होगा तो K इनफाइनाइट होगा, तो जो बाउंड चार्ज, जो चार्जेस इंड्यूस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। यस सर।
ठीक है, तो ऐसे बाउंड चार्ज फाइंड कर सकते हैं। इसके इसको रख लोगे, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई के। दिया हुआ है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर पाओ। अब अब नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और बाउंड चार्ज। इसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस देते हैं यार, तो एक क्वेश्चन और जल्दी से। मान लिया कि अगर हम अभी तक तो बात कर रहे थे कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दे देते हैं, इसको हमने Q1 दे दिया। अभी तक हम जनरली क्या देते थे, Q1 और Q2, Q और माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट। बट अनइक्वल भी दे सकते हैं, Yes, sir. अनइक्वल दे दिया। तो अब यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लेंगे, एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी में कौन सा Q स्क्वायर बाई 2C लिखेंगे, इसका कैपेसिटेंस है C। तो ऐसे केस में क्या करना है, एनर्जी कहाँ पे है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इस कन्फाइंड स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चार्ज है वही क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तब वो फाइंड करने के लिए तो हमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने पता है। ये क्यू गिवन है, एवरेज तो आउटर पे हो जाएगा नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहाँ प्लस आएगा तो फेसिंग पे माइनस आएगा, यहाँ पे फेसिंग पे माइनस है, यहाँ पे भी सेम है, और बाहर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर फील्ड दे रहा है, इधर फील्ड दे रहा है। हमारा कैपेसिटर जो डिवाइस है, उस डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है जिस फील्ड में, उस फील्ड के लिए कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर Q1 minus Q2 by 2. हाँ, 1/2 चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, Q स्क्वायर बाई 2C, तो ये हो जाएगा 1/2 कैपेसिटेंस है C, और Q1 माइनस Q2 बाई 2 ये कंसीडर करेंगे। ठीक है, अनइक्वल चार्ज होगा तो भी कैपेसिटेंस तो डिपेंडेंट नहीं होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कैपेसिटेंस वही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, कुछ भी चार्ज लें। बट यहाँ पे जो कैपेसिटर फॉर्म होगा, उस कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी वो सारे चार्ज की वजह से नहीं होगी, वो इसके लिए। ठीक है, तो कुछ एनर्जी जो है बाहर है जो कि वेस्ट है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, जनरली इक्वल एंड अपोजिट लेते हैं, सो दैट कि बाहर 0 0 रहे, जो कि जो सारे के सारे चार्ज जो एनर्जी जनरेट मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम रहे। हाँ ठीक है, यस सर। तो ये अनइक्वल चार्जेस में हम ये अप्रोच यूज कर लेंगे। दूसरा हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत आसान है याद रखना भी, और क्वेश्चन सॉल्व करना भी जेई के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लो ये दो हैं, अब यहाँ पे कैपेसिटर फॉर्म होने का मतलब है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे ए है और ये बी है। इसमें क्या किया कि हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो हम दे देते हैं इसको चार्ज और इसको कर देते हैं ग्राउंड से कनेक्ट। इसको दे दिया प्लस क्यू और इसको दे दिया माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब यहाँ पे फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे फील्ड ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। यस सर। रेडियली आउटवर्ड होगा। गॉस लॉ से हम बता भी सकते हैं कि आउटर सरफेस के लिए क्यू जो है कहाँ एज्यूम करेंगे, एज्यूम्ड एट द सेंटर। अब ये हमारा जो है पॉजिटिव प्लेट है इस कैपेसिटर का, और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है इस कैपेसिटर का। तो हमें पता है कि हम चार्ज दे देते हैं, और ये जो है क्वेश्चन है, चार्ज अलग है। चार्ज हम दे देते हैं किसी भी कैपेसिटर को, और पहले Q देते हैं, उससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं जो कि V प्लस माइनस V माइनस होता है, और Q डिवाइडेड बाई V, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V का रेशियो हमेशा कैपेसिटेंस देता है। फंडामेंटल अप्रोच, बेसिक अप्रोच किसी भी टाइप के कैपेसिटर पे एप्लीकेबल। तो अब यहाँ पे Q चार्ज तो हमने दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो व्हाट इज V प्लस, अब इनर शेल का पोटेंशियल लिखने हमें पता है, खुद के चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। खुद के चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, K क्यूब बाई ए, के क्यू बाई ए, हाँ के क्यू बाई ए। बाहर वाले चार्ज की वजह से माइनस, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। इसका इनसाइड है ना, इनसाइड के लिए वही होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, सरफेस वाला के क्यू बाई बी। ये ठीक है, इस चार्ज की वजह से के क्यू बाई ए, और इस चार्ज के लिए इनसाइड है
तो के क्यू बाई इसका रेडियस के क्यू बाई बी। तो और v माइनस ये आउटसाइड पॉइंट है, या तो ये ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है इसलिए 0 लिख लो, या फिर यहाँ से देखोगे हाँ सर, ये आउटसाइड 0। पॉइंट है तो ये हो जाएगा के क्यू बाई बी, और ये माइनस क्यू है तो माइनस के क्यू बाई बी, ये कैंसिल KQ by B. 0। या ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया मतलब ऐसे ही 0 है। सर हाँ। मतलब ग्राउंड अगर कनेक्ट होता भी नहीं तो 0 होता है। हाँ, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होता तो भी इस केस में 0 होता, यस, तो भी 0 होता। तो v माइनस इज इक्वल टू 0, तो जो कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू v हम लिख लेंगे यहाँ पे, v कॉमन आ जाएगा, q और k भी कॉमन ले लेंगे, 1 बाई a माइनस 1 बाई b, 1 बाई a माइनस 1 बाई B. तो q बाई v वो हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाई k b माइनस b माइनस a, b माइनस a, B ठीक है। में, हाँ सर। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. तो यहाँ से जो c हो जाएगा c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 pi पाई epsilon naught AB B minus A. ab डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो अगर इसको B minus पैरेलल A. प्लेट वाले से हम रिलेट Yes, करेंगे sir. तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ये क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितनी है, b माइनस ए, b डिस्टेंस माइनस बिटवीन प्लेट Sir, है B b माइनस minus ए। A. और स्फीयर के केस में एरिया कितना होता है, स्फीयर के केस में एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एरिया टाइप का टर्म आएगा। 4 pi R cube. 4 pi r square. एरिया टाइप के टर्म के लिए अगर हम एक इफेक्टिव रेडियस मान लेते हैं रूट ए बी, कि इस कैपेसिटर को एक इफेक्टिव रेडियस मान लेते हैं रूट ए बी, तो हम डायरेक्टली इसका कैपेसिटेंस लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर मतलब ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए जो कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। तो अभी ये रिजल्ट याद रहेगा, अभी ये रिजल्ट याद रहेगा, यस सर। डायरेक्टली लिख sir. लोगे। Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर ये ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको k कर देंगे, a एप्सिलॉन नॉट K epsilon naught. ये k करेंगे। टाइम्स ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब दूसरी काम की चीज ये है इसमें कि सिंगल आइसोलेटेड था अगर कंडक्टर जो हमने फाइंड किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि इसका रेडियस अगर a है और आइसोलेटेड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, इसको क्यू चार्ज देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता था, इनफाइनाइट तक। मतलब इसका अगर Infinite. दूसरा प्लेट हम मानते हैं कहाँ पे है, b की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसी इक्वेशन में देखो यहाँ पे पुट कर दो, b की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस अपने आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। मतलब आइसोलेटेड स्फीयर भी एक स्फेरिकल हाँ, सर। कैपेसिटर ही है, लेकिन उसका दूसरा प्लेट कहाँ पे लोकेटेड है, इनफाइनाइट पे लोकेटेड है। उसका दूसरा प्लेट कहाँ लोकेटेड है, इनफाइनाइट पे लोकेटेड है। इन्फिनिटी पे। ठीक है, यस सर। तो ये जो है इनफाइनाइट पे लोकेटेड है, तो दोनों को एक साथ हम मान सकते हैं, दोनों को एक साथ मान के इसको याद रख सकते हैं, स्फेरिकल। Yes, sir. अब मान लो ऐसा, अब नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इस पे जो एक दो क्वेश्चन दूंगा। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी फिर से इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पैरेलल प्लेट के लिए हम डेराइव करते हैं और वो किसी के लिए भी सेम है, क्योंकि पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए थोड़ा इजी है। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका सेपरेशन है स्मॉल डी,
सेपरेशन है इसकी स्मॉल डी, ये सेपरेशन स्मॉल डी। प्लेट का एरिया है कैपिटल ए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, 2c, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और कैपेसिटेंस लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी। तो अब पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं कि इसमें वॉल्यूम का टर्म, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू डी, टोटल जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा A इंटू डी। तो A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम D इंटू ए, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल u, कैपिटल U है, ये है स्मॉल u, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ये क्या सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, Q बाई A इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हाफ, ध्यान से देखो ये सिग्मा स्क्वायर हुआ, सिग्मा नॉट स्क्वायर, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एप्सिलॉन नॉट ये वाला और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां पे इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से टोटल एनर्जी आ जाएगी उसमें। जो हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर का पर्पस क्या है, कैपेसिटर का पर्पस है एनर्जी स्टोर करना। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? इतनी एनर्जी स्टोर होती है। यही है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो टोटल हमें एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखना है, डेरिवेशन भी फार्मूला भी। इसके ऊपर अगर कैपेसिटर का HC वर्मा सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन इसके ऊपर और इसके ऊपर भी। ये स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए मान लेते हैं कि एनसीईआरटी का कब अपलोड? एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा टाइम दो। सर डाउट है कौन सा? चैप्टर 1 का? सर सेकंड का जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये 0 है, ग्राउंडिंग अगर यहाँ हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा। और ये बाहर वाला जो है वहां पे भी एक प्लेट होती है जिसको हम इन्फिनिटी पे मानते हैं, यहाँ पे भी 0 है। हम पोटेंशियल के पॉइंट मार्क कर देंगे, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 है, इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल 0 है, बीच में कुछ पोटेंशियल V है, तो V और 0 के बीच में 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, एक C1 और दूसरा C2। तो यहाँ पे एक C1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक C2 हो जाएगा। रिलेट कर पाओ तो अच्छा, नहीं रिलेट कर पाओ तो और अच्छा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है ये कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है C1 4πε0, इसको A और B ले लो। हाँ सर, C1 इज इक्वल टू 4πε0 AB डिवाइड